नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में। तो आज की जैसे कि हमारी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की, लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक, एसिड बेस सॉल्ट पे बेस्ड होगा। क्लास 10th की क्लास है, चैप्टर नंबर 2 है आपका। तो हमने लेक्चर 1 में काफ़ी हद तक एसिड और बेस तक हमने कंप्लीट किए थे टॉपिक्स। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं, लास्ट टॉपिक था एल्कली, और फिर वहाँ से हमने कंटिन्यू वहीं पे एंड कर दिया था। ये सब हो गए थे, बेसिस के रिएक्शंस हो गए थे और यूजेस हो गए थे बेस के, और पूरा ये सब क्वेश्चंस हो गए थे। एसिड्स हो गए थे, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स का पूरा टॉपिक हो गया था, इंडिकेटर्स हो गए थे और भी सारी चीज़ें। और ये पूरा जो टॉपिक यहाँ पे एंड स्टार्टिंग था और वहाँ तक एंड था हमारा पहला वीडियो। तो क्लास लेने में थोड़ा इस बार समय लग गया, थोड़ा कुछ काम आ गया था इसमें बीच, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई आपकी। तो आज जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लेक्चर नंबर 2 काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा है, काफ़ी बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, फिर भी 20 से 22 मिनट तक आपका लेक्चर चाहूँगा बन सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, क्लास 10th, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है पीएच वैल्यू। हमने फर्स्ट लेक्चर में एसिड और बेस तक टॉपिक ख़त्म किया था। अभी इस लेक्चर में हम पीएच, सॉल्ट और कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पीएच है, जैसा कि हम देख सकते हैं, पीएच जर्मन वर्ड है, एक प्रोटेन से लिया गया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच क्या होता है? पीएच आपको एक तरीके से बताता है कि सॉल्यूशन में आपका एसिडिक है सॉल्यूशन, कि आपका सॉल्यूशन बेसिक है। ये चीज़ बताने का काम आपका कौन करता है? पीएच वैल्यूज़। अभी हम पीएच वैल्यूज़ की भी बात करेंगे, वो कैसे फाइंड किया जाता है, कितने से कितने पीएच वैल्यू तक आपके बेस होते हैं, कितने से पीएच वैल्यू तक आपके एसिड्स होते हैं। ये सारी बातें अभी आगे होगी। तो पहले देखते हैं इन पे पीएच की कुछ नॉर्मल सी बातें, डिटेल बातें नहीं करेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे, क्योंकि एक प्रकार से नोट्स है और नोट्स वही होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं, पीएच होता है आपका जो एसिड और बेसिक बताता है, किसी भी सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक बताता है। ये निगेटिव एल्गोरिदम ऑफ लॉग एच से शो होता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच हमेशा एच प्लस से शो होता है, इतना तो आप जानते होंगे, हाइड्रोजन आयन से इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जो पीएच शो करने का आपका एक फार्मूला होता है, वो होता है ये, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। इसी फार्मूले को इधर लैंग्वेज में बोला जा रहा है, मतलब निगेटिव लॉगरिथम मतलब माइनस लॉग एच प्लस के फॉर्म में पीएच को हमेशा शो किया जाता है। अब पीएच की खोज किसने की थी, ये भी एक बड़ा टॉपिक अच्छा है। पीएच की खोज 1909 में, पीएच की खोज 1909 में सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने पीएच की खोज की थी 1909 में। ठीक है, ये एक स्केल है जो कि मेज़र करता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है, एक स्केल है जो कि मेज़र करता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को। ठीक है, यहाँ पे अब जो हम एक स्केल देखेंगे, यहाँ पे अब हम एक स्केल देखेंगे जो कि हमें शो करता है कि कितने से कितने तक एसिड रहता है और कितने से कितने तक बेसिक रहता है कोई भी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसिडिक जो सॉल्यूशन रहेगा वो 0 से लेकर 6 तक हमारा पूरा एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, और 7 जो होता है हमारा, 7 वाटर का पीएच होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पीएच होता है आपका वाटर का, H2O। 7 आपका पानी का पीएच होता है। ठीक, 0 से लेके पूरा 6 तक आपका शो करेगा एसिडिक है सोल्यूशन। ठीक, फिर 8 से लेके आपका 14 तक शो करेगा बेसिक है नेचर। इसमें भी क्राइटेरियाज डिवाइड हैं, इसमें भी कुछ कुछ तरह से डिवाइड है। आपका जो 0 से लेके 3 तक रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहेगा, 4 से और 5 तक आपका जो रहेगा वीक एसिड रहेगा, इसमें भी आपके डिवाइड है। 8 से 10 तक आपके वीक बेस रहेंगे और 11 से 14 तक आपके स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे। तो ये था पीएच स्केल जो कि सोरेनसन द्वारा डिस्कवर्ड था। ठीक है, ये पीएच स्केल सोरेनसन द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसी से हम एसिडिक और बेसिक कलर का पता लगाते हैं। वो अलग बात है कि हम इंडिकेटर के द्वारा पता लगाते हैं, कि कोई भी इंडिकेटर कलर चेंज करता है तब पता लगता है कि वो एसिडिक है बेसिक है। ठीक, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं पीएच
हमारे हर दिन के दिनचर्या में कैसे यूज़ होता है। पीएच का बहुत रोल होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल होता है, हमारे टूथ डिके में मतलब कि दांतों के गिरने में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे जो सॉइल में मतलब कि प्राकृतिक मिट्टी में जो चेंजेस होते हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है। एनिमल्स में भी सर्वाइवल्स में पीएच का बहुत बड़ा मायने होता है। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। पीएच आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करता है। जब कभी कभी क्या होता है कि हमारा पेट इंडाइजेशन हो जाता है तो हम कुछ बेसिक सा सोल्यूशन लेते हैं, चाहे आप इनो पीजिए, चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीश एक सोल्यूशन होता है, ये बेसिक सोल्यूशन होता है। उस एसिडिक को ख़त्म करने के लिए बेसिक सोल्यूशन हम लेते हैं। तो इसमें भी पीएच का उपयोग माना जाता है, क्योंकि जब पीएच आपको पता चल गया आपकी बॉडी को कि पीएच अब आपका एसिडिक हो गया, तो उस केस में आपकी बॉडी को बेसिक पीएच का चाहिए कुछ है, तो उस केस में हम ये बेसिक पीएच का मिल्क ऑफ मैग्नीश लेते हैं। क्या होता है कि जब स्टमच रहता है, स्टमच में एसिड प्रेजेंट होता है, और जब एसिड एक्सेस हो जाता है मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टमच में प्रेजेंट हो जाता है तो इनडाइजेशन कॉज करता है। इनडाइजेशन कहने का मतलब कि जो डाइजेशन होता है वो खाने को पचाता है, इनडाइजेशन मतलब खाने का पाचन नहीं हो पाता सही से। उस केस में क्या होता है, आपको इनडाइजेशन से छुटकारा पाने के लिए आपको मिल्क ऑफ मैग्नीश सोल्यूशन का आपको उपयोग करना रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीश क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीश बेसिक सोल्यूशन है जो कि आपको इनडाइजेशन को डाइजेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम्स ये भी जो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया हिंदी में, वही चीज़ यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है। समटाइम्स इन स्टमच एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस ड्यू टू ओवर ईटिंग होगा चाहिए, ओवर ईटिंग सो गेट राइड ऑफ पेन इन डाइजेशन वी टेक सम बेसिस एंड एंटा एसिड कहते हैं। जो मिल्क ऑफ मैग्नीश है आपका, ये एंटा एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, एंटा एसिड, टू एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीश होता है और बेकिंग सोडा। आपके जो इनो होते हैं मार्केट्स में, जो भी आप इनो खरीदते हैं पीने के लिए, उसमें भी आपका मिल्क ऑफ मैग्नीश और बेकिंग सोडा का हल्की सी मात्रा आपको मिलेगी देखने को। तो ये था पीएच वैल्यू का उपयोग हमारे डाइजेशन में कैसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पीएच वैल्यू का उपयोग है वो हमारा टूथ डिके में कैसे होता है, मतलब दांतों के झड़ने में। मतलब कि हमारे दांतों में क्या होता है ना, जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तभी तो हमारे दांत गिरने लगते हैं टू फॉर्म एसिड। मतलब कि हमारे जब दांतों में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो, लैक्टिक एसिड ज़्यादातर कहाँ से पाए जाते हैं, हमारे दूध से मिलते हैं। जब हम ज़्यादा दूध पीते हैं तो हमारे क्या होता है, दांतों में ना लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होने, लैक्टिक एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.5 के करीबन होने लगता है। ठीक है, लेकिन कोई भी एसिड रहेगा उसका पीएच वैल्यू क्या रहेगा, 7 से कम ही रहेगा, तो 5.5 के करीबन रहने लगता है, जो कि हमारे दांतों के लिए हानिकारक है। इतना पीएच वैल्यू हमारे दांतों के लिए हानिकारक है। हमारे दांतों का पीएच वैल्यू करीबन 7 से ज़्यादा होना कंपलसरी ही है। तो हमें थोड़ा बेसिक सोल्यूशन उसमें देना पड़ता है। तो क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन देने पे हमें हमारे दांत सेफ रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं पीएच वैल्यू। अब सॉइल में देखते हैं, सॉइल में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ थी, वी शुड यूज़ टूथपेस्ट वोज पीएच वैल्यू इज़ मोर देन 8। हाँ देखिए, जब कभी भी पीएच वैल्यू क्या होता है कि दांतों का जब पीएच वैल्यू 5.5 के नीचे आ जाता है तब दांत झड़ना स्टार्ट होता है। तो हमें ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, 8 से ज़्यादा हो। 8 से ज़्यादा कहने का मतलब कि वो बेसिक नेचर का हो। ठीक है, ये था टूथ डिके में यूजेस। अब देखते हैं सॉइल में क्या होता है यूजेस पीएच वैल्यू का। चेंज इन सॉइल, जब क्या होता है कि पीएच वैल्यू जो होता है सॉइल का वो डिक्रीज़ होने लगता है तो ग्रोथ ऑफ क्रॉप इनप्रॉपर होने लगती है। मतलब जो फसलों का उगना होता है वो प्रॉपर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, फसलों में, हम खेतों में हम कुछ बेस सोल्यूशंस डालते हैं। बेस सोल्यूशंस कहने का मतलब कुछ बेसेस डालते हैं अपने फील्ड में, जिससे कि जो फसल का फर्टिलिटी मतलब कि उपजाऊपन है वो मेंटेन रहे। इस वजह से हम बेसिक कुछ सोल्यूशन छिड़काव करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कुछ बेसिक सोल्यूशन जिनका हम खेतों में छिड़काव करते हैं, जैसे चूना हो गया, क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, स्लैग्ड लाइम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, चॉक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कुछ 3 प्रकार के दे रखे हैं, CaCO3, ये कुछ 3 प्रकार के आपके दे रखे हैं बेसिक सोल्यूशन जो कि हम खेतों में छिड़काव करते हैं। खेतों में जो मिट्टी में एसिडिकपन रहता है उसको कम करने के लिए हम इसका छिड़काव करते हैं। अब हम देखते हैं पीएच वैल्यू कैसे हम इंसानों मतलब एनिमल्स में भी कैसे
मदद करती हैं और कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, वो भी चीज़ें जानना ज़रूरी है। क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है कि जब कभी भी आप देखते होंगे बारिश होती है, तो बारिश में कभी कभी एसिड रेन होते हैं। एसिड रेन के कारण क्या होता है, एसिड का जो रेन का पानी होता है, एसिड रेन होता है, उसका करीबन पीएच 5.6 रहता है। अब इतना तो है कि ये एसिड में आ चुका है इसका पीएच वैल्यू। अब कोई भी अगर पीएच वैल्यू उसका 7 से कम गया तो जाहिर सी बात है वो एसिड में ही आ जाएगा। तो एसिड में आ गया है तो इस कारण क्या होता है कि जो तालाब वालाब के पानी रहते हैं, तालाब के पानी एसिडिक हो जाते हैं। एसिडिक पानी पीने से क्या होता है कि आपके जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज़म है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज़म मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु, वो सारे क्या होते हैं कि वो डिफ़िकल्टी बहुत फेस करते हैं। मतलब कि आधे तो उस पानी को पी के वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। कुछ मतलब कि ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज़म होते हैं अपने वाटर्स में, लेक्स में, तालाब्स में, रिवर्स में। तो क्या होता है, उसी को हमें मेंटेन करने के लिए तालाबों में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का छिड़काव हमें लेक्स में करना होता है, जो कि पानी में एसिड की मात्रा को बराबर करने के लिए हम इसका प्रयोग करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये था केस हमारा पीएच का, एनिमल के केस में पीएच चेंज का। अभी हमने देखा टूथ डिके में, सॉइल में देखा, एनिमल में देखा, और हमने देखा था एक डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये 4 पीएच के यूजेस देखें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? पीएच वैल्यू तो टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। बहुत अच्छा टॉपिक था। अब हम धीरे धीरे सॉल्ट की तरफ बढ़ेंगे और सॉल्ट के कई प्रकार के टाइप्स देखेंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है कि आपका जो एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर। मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है कि मतलब कि आप जब कभी भी किसी भी सोल्यूशन का जब रंग चेंज होगा, मतलब कलर चेंज होगा, तो हम कलर चेंज से ही पता कर लेंगे कि वो मतलब कि अगर वो एसिडिक है कि वो बेसिक है। ये चीज़ होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका। मतलब कलर के चेंज होने से हम पता कर लेते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है कि वो बेसिक नेचर का है। ये 2 चीज़ें। अगर कोई भी सोल्यूशन हमारा रेड कलर का है, ठीक है, रेड कलर का है, तो वो 0 है उसका पीएच, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। ग्रीन है तो 7 है उसका पीएच, हमने ऐसा डिसाइड किया है। अब वॉयलेट है तो 14 है। हम कलर से डिसाइड कर लेते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक तरह का आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि आपके एसिड और बेस के कम्बिनेशन से बनता है। सॉल्ट क्या होता है? आपका आयोनिक कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस के कम्बिनेशन से बनता है। इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस का क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? बेसिक है, ये आपका एसिडिक है। जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तब आपका NaCl प्लस H2O बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिज़िकल चीज़ें शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आपको फिज़िकल भी शो करके बताया है। एक्वस में है NaOH, किसका आपका बेसिक में है तो एक्वस में है। HCl भी आपका बेसिक में है, मतलब एसिडिक है, एक्वस में है, ठीक है। ये सब आपको शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मतलब सॉल्ट कुछ सॉल्ट्स होते हैं सेम टाइप के होते हैं। टू द सॉल्ट विच हैव सेम टाइप ऑफ कैटायन और एनायन आर बिलोंग टू द सेम फैमिली सॉल्ट। मतलब कुछ सॉल्ट एनायन होते हैं, कुछ सॉल्ट कैटायन होते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है, ये सब का अलग अलग अपना एक फैमिली होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, Na2SO4 NaCl हैव सेम टाइप ऑफ सोडियम आयन। मतलब इनके पास सोडियम आयन सेम है, ठीक है। तो ये एक फैमिली के हो गए, ये चीज़ें बोला गया है, ठीक है। ये तो था हमारा सॉल्ट का टॉपिक। सॉल्ट अब देखेंगे हम इसके बाद इनके टाइप्स, ठीक। अब देखिए सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो कैसे डिसाइड होता है। सॉल्ट का भी पीएच वैल्यू तो डिसाइड होना चाहिए। सॉल्ट का पीएच वैल्यू डिसाइड कैसे होगा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। मतलब कैसे सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस से होता है
तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, और लेस देन 7 होगा मतलब कि वो एसिडिक होगा, और 7 से उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो काफ़ी कम होगा। एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका बेसिक साल्ट बनेगा। बेसिक साल्ट क्या कहने का मतलब, उसका एसिडिक जो उसका पीएच वैल्यू होगा वो 7 से अधिक होगा। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। पीएच वैल्यू हमारी 14 तक है कुल, 0 से लेके 14 तक। 0 से लेके 6 तक हमारे एसिडिक हैं, 7 हमारा न्यूट्रल है, 8 से लेके 14 तक हमारे बेसिक हैं। ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होते हैं? अब हमें सिर्फ सॉल्ट्स के टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है, टाइप्स पढ़ने हैं। ये चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, जो मैं 4-5 कॉमन सॉल्ट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि राइट सम कॉमन सॉल्ट्स, राइट सम सॉल्ट्स के कुछ नाम लिखिए, कुछ उनके बारे में यूजेस बताइए। तो आप ये सब यूजेस पढ़े रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। और कुछ डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला लिखिए, विथ केमिकल नेम लिखिए। अब डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कॉमन सॉल्ट की केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और यूजेस लिखिए। कुछ ये सब क्वेश्चन करने के तरीके हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है NaCl, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये ज़्यादातर सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिसॉल्वेड इन, समुद्र के पानी में, ठीक है, सी वाटर में ज़्यादातर ये सॉल्ट्स हमें पाए जाते हैं। कॉमन सॉल्ट्स हमेशा किसमें? समुद्र के पानी में हमें पाए जाते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट, ठीक, ध्यान से सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है। NaCl इस सॉल्ट में से निकाले जाते हैं। जो समुद्र से पानी निकलता है नमक, उसमें से हमें NaCl, जो खाने के उपयोग में होता है नमक, कॉमन सॉल्ट, हमें हमारे घरों में यही नमक आता है इस फार्मूले से, सोडियम क्लोराइड। तो हम इसे अलग करते हैं उस नमक में से, ये होता है कॉमन सॉल्ट। ये इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर की इवेपोरेशन से इसे बनाया जाता है। ये सब हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। जाहिर सी बात है आपको भी पता होगा। जिस प्रकार नोट्स लिखवाया जा रहा है, मैं आशा करता हूँ आप उसी प्रकार से नोट्स लिख रहे होंगे, क्योंकि ये इससे बेहतरीन नोट्स से शायद ही कोई लिखवाया हो इस तरीके से। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जहाँ तक है बायो का रहेगा, ठीक है। मैथ का भी लेक्चर नहीं चल रहा, मैथ का हम कंटिन्यूस लेक्चर लेंगे, इस वजह से मैथ का लेक्चर अभी पॉज है, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जैसा कि रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट क्या होता है? एक तरह का ब्राउन कलर का, मतलब एक सॉल्ट ही रहता है, लाइक जैसे कोयला होता है ना, कोयले की तरह ही एक रॉक सॉल्ट होता है। काला नमक जिसे कहते हैं, ठीक है, काला नमक। उसे आपको पता होगा रॉक सॉल्ट काला नमक होता है ना। काला नमक क्या होता है? जो थोड़ा खट्टे खट्टे में रहता है, इस तरह मोटे मोटे में। तो हमारे घरों में क्या होता है, उसको पीसा जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसे नमक टाइप में बनाया जाता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट्स की यूजेस क्या होते हैं? ये कुकिंग में यूज़ होता है, अचारों को सेफ़ रखने में, अचार काफ़ी समय तक हमारे चल पाएँ उस चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। और मीट, मांस, मच्छी बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में भी हमारे नमक का उपयोग होता है, ठीक है। बर्फ़ को गलाने में नमक का उपयोग होता है, और ये यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट को बनाने में। तो ये था कुछ ही कॉमन सॉल्ट्स का यूजेस, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जितने भी सॉल्ट्स चल रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्यूस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यूस्टिक सोडा NaOH इसका फार्मूला है। इसको प्रिपेयर किया जाता है 2NaCl, मतलब एक कॉमन सॉल्ट में जब हम पानी मिलाते हैं तो उसमें से हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस H2, ठीक है। ये चीज़ इसका प्रिपरेशन मेथड है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम कॉमन सॉल्ट में पानी मिलाते हैं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 गैस रिलीज़ हो जाती है। इसके यूजेस क्या होते हैं? साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, निरमा उरमा बनाने में, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने में, और पेपर इंडस्ट्री में, पेपर जो हमारे घरों के न्यूज़ पेपर्स होते हैं और भी पेपर्स होते हैं उनमें बनाने में हमारा क्विस्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। और रिफाइनिंग एंड ब्लीचेस से मेकिंग में, रिफाइनिंग और ब्लीचेस मेकिंग में भी यूज़ होता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। जैसा कि अब देख सकते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट।
सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट में आप देख सकते हैं पूरा फार्मूला, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इसे कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। जो इसका प्रिपरेशन मेथड होता है वो का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम NaCl को NH3 मतलब अमोनिया, सोडियम क्लोराइड में अमोनिया मिलाते हैं तो पानी और मतलब नहीं, रुक जाइए सोडियम क्लोराइड में जब हम अमोनिया प्लस वाटर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीज़ें मिला के हम NaHCO3 प्लस NH4Cl बनाते हैं, NaHCO3 NH4Cl बनाते हैं। अब इसमें से हमें ये वाला पार्ट लेना है, NaHCO3 वाला, NaHCO3 वाला पार्ट लेके, मतलब NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इधर मैं लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये हमें मिलता है, इसको हम हीट देते हैं, मतलब जब इस कंपाउंड को हम जब गर्म करेंगे वो इस Na2CO3 मतलब इसे सोडा ऐश भी कहते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका और वाटर में चेंज होगा, ठीक है, वाटर में आपका चेंज होगा, ठीक। ये तीनों चीज़ आपके बनती हैं। ये तीन चीज़ बनने के बाद आपके जो ये रहता है सोडा ऐश Na2CO3, यही मेन फार्मूला होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का। तो हम जब इसको लेते हैं और इसमें 10H2O का जब मॉलिक्यूल्स जोड़ते हैं, ठीक है, जब जोड़ते हैं तो ये फार्मूला जो बनता है, ये फाइनल फार्मूला, इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। Na2CO3 10H2O, इसको ये पूरा प्रिपरेशन मेथड अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक। अब हम कुछ यूजेस देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेक्चर, आपका छोटा ही लेक्चर बनेगा। यूजेस होता है एजेंट क्लीन करने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस में, मतलब कि घरेलू उपयोग में भी यूज़ होता है, मतलब फर्श वर्श साफ़ करने में वॉशिंग सोडा का। और पानी का जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कि पानी का जो भी आपका हार्डनेस होता है, मतलब कि मोटापन होता है, उसको नरम करने के लिए आपका वॉशिंग सोडा का प्रयोग होता है। और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इसका, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, अमोनिया लेते हैं और पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जब इन चारों का हम रिएक्शन कराते हैं तो NaHCO3 प्लस NH4Cl बनता है। तो अभी हमने इसके पहले रिएक्शन देखा, उसमें भी हमारा NaHCO3 बना था, NaHCO3 बना था। NaHCO3 वॉशिंग सोडा का ये पहला रिएक्शन है, ठीक है, पहला रिएक्शन है। यहीं पे अगर हम इंड हो जाते तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता, ठीक है। अब अगर हम इसे हीट करा दें तब हमारा ये वॉशिंग सोडा बनेगा, मतलब कि सोडा ऐश बन जाएगा, ठीक है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है। सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब कि वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका यूज़ हुआ है बेकिंग पाउडर बनाने में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, मेडिसिन बनाने में, एंटासिड बनाने में, ठीक है। एंड मेडिसिन, एंटासिड, ये सब हमें पहले भी बात कर चुके हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है इसका, बेकिंग सोडा का, ठीक है। जैसे केक जो बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, उस बेकिंग सोडा से ही बनते हैं आपके। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान से ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आने वाला है वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOH2 स्लैग्ड लाइम प्लस Cl2 क्लोरीन, जब इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। ये दो चीज़ जो बनते हैं कंपाउंड इनका रिएक्शन कराने से, ठीक है। जो इसमें से कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होने होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखते हैं इसका यूजेस क्या क्या होता है। यूजेस इन टेक्सटाइल एंड पेपर्स, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई,
देखिए, जब कभी भी आपके घरों में वाटर सप्लाई होता है तो उसमें कुछ भी मतलब कि महक आती है, जब कभी भी गंदे महक आते हैं तो उसमें डिसइंफेक्टिंग मतलब कि उसमें से जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उनमें ना नष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। और ये आपका क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ आपका क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हाल्फ हाइड्रेट या हीमीहाइड्रेट भी कहते हैं कुछ लोग। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम आपका एक कंपाउंड होता है CaSO4 2H2O का। जिप्सम आपका एक कंपाउंड है, जब उसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो CaSO4 1/2H2O प्लस H1/2H2O ब्रेक डाउन हो जाता है। जो CaSO4 1/2H2O रहता है आपका, ये POP रहता है, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चीज़ आपका जो रहता है ये सफ़ेद कलर का रहता है और करीबन आपका मोटा और सीमेंट टाइप का रहता है, ठीक है। ये चीज़ था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक। इसका यूज़ क्या होता है हॉस्पिटल में, सिटिंग फ्रैक्चर, जो भी आपका फ्रैक्चर होता है, बोन्स का भी कभी फ्रैक्चर हो जाता है हाथ का पैर का, तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लेयर लगाया जाता है। टॉय, खिलौने बनाने में, चौक बनाने में, और चीप ऑर्नामेंट समझ रहे हैं, मतलब कि जो सस्ती व मूल्य की वस्तु गहने होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, वो सब बनाने में। और प्रॉफिट में फायर प्रूफिंग मटेरियल, मतलब कि आग से बचाव के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी मोटा होता है, सीमेंट जैसा होता है, काफ़ी देर लगा दिया जाए तो ये सीमेंट का फॉर्म कर लेता है, सफ़ेद सीमेंट का, तो उस केस में इसका उपयोग होता है। ये वॉल के सरफेस में भी यूज़ होता है पेंटिंग से पहले, ठीक है। पेंटिंग से पहले जो पुट्टी लगाई जाती है घरों में, उसमें POP का यूज़ होता है, ये चीज़ है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता हुआ। हमने जैसा कि आज पूरा टॉपिक फिनिश हो गया, एसिड, बेस और जितने भी आपकी सॉल्ट्स थे। अब हमारी क्लास थोड़ा लेट हो गई इस बार आने में, क्योंकि मुझे कुछ इस समय काम पड़ गया था, जिस कारण क्लास थोड़ा लेट हो गई। बट अब आपकी डेली क्लासेस आएंगी, डेली, ठीक है, डेली आपकी क्लासेस आएंगी रोज़ाना, डेली आपकी क्लासेस आएंगी। और इसके बाद आपकी जो क्लास होने वाली है वो बायो की होगी, ठीक। फिर आपका मैथ का कंटिन्यूअस लेक्चर चलेगा, फिर उसके बाद फिर हिंदी और फिज़िक्स केमिस्ट्री भी कंटिन्यू करेंगे हम साथ साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा, जितना भी, मैं आशा करता हूँ पहले जितने भी नोट्स लिखवाए गए हैं आप अच्छे से लिखे होंगे। आज का जो नोट्स था वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से आपका नोट्स स्टार्ट होता है, ठीक। ये हमने आज इम्पोर्टेंस ऑफ pH का पूरा टॉपिक फिनिश कर लिया, ठीक। इसमें जो भी आपके 4 पॉइंट्स थे वो भी हमने फिनिश करे। चेंज इन pH इन सॉइल्स देखा, फिर एनिमल्स में देखा चेंज इन pH का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डिस्कस किया हमने, ठीक। सॉल्ट पे डिस्कस किया, फैमिली ऑफ सॉल्ट देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा आपका pH ऑफ सॉल्ट देखा, कॉमन सॉल्ट देखा, रॉक सॉल्ट देखा। पूरा ये सब जिस जिस प्रकार आपका टॉपिक चल रहा था एकदम क्लियर, आपकी पूरी बुक से मैच करता हुआ टॉपिक है, एकदम सिलेबस का डिक्टो स्लॉ टॉपिक है एकदम, जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। हमारी फैमिली को बड़ा बना दीजिए, यूट्यूब फैमिली को। जय हिंद, नमस्ते।